हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री मॉडल सेट जो आया है टर्म 2 का, उसका 1 2 3 तीनों सेट का सॉल्यूशन जानेंगे, वो भी इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जितने भी नई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, ये सेट 1 का पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक चर का अध्ययन करता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र करते हैं। और यानी सभी चीज़ों का आर्थिक इकाई। तो चलिए, और जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र आएगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विनियोग को परिभाषित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए संपत्तियों के उपस्थित स्टॉक में वृद्धि करना विनियोग कहलाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। ठीक, अब जानेंगे हम लोग प्रत्यक्ष कर क्या है। प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनमें व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर कर लगाया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति के जो संपत्ति है उसमें कर लगाया जाता है, तथा इसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है। यानी व्यक्ति पर और जो उसके संपत्ति पर कर लगाया जाता है, यानी टैक्स लगाया जाता है, तो इसका भुगतान वही करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है, वही आदमी इस कर का भुगतान करेगा। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऋणों की भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणों की भुगतान पूंजीगत व्यय है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की देयताओं में कमी आती है। चलिए अब हम लोग एक हिसाब है इसको देखते हैं। यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान निकालें। तो आप लोग सभी जानते हैं MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए MPC प्लस MPS बराबर 1 है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये 0, यानी MPC कितना दिया हुआ है मेरा 0.3, तो प्लस MPC बराबर 1। ठीक, तो इसके बाद MPS निकालने हमको क्या बोला MPS, तो MPS बराबर 1। उसके बाद 0.3 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा 0.7। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट और आखिरी प्रश्न है इस सेट का, यानी यही लघु उत्तरीय में। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है। तो चलिए हम लोग सेट 1 का जो 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेट 2 में आ जाते हैं, और सेट 2 में जो 7 प्रश्न है, 7 में से 7 प्रश्न मैं बताऊंगा, और 7 में से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग सेट 2 पढ़ते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 4 परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, JBC, JS मिल। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एक सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता। यानी एक राष्ट्रीय आय बराबर
घरेलू सीमा के एक लेखा वर्ष से उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय, यानी विदेशों से प्राप्त आय की जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक। नगद निधि कोष अनुपात CRR से आप क्या समझते हैं? नकद कोष अनुपात CRR के अनुसार बैंकों को अपने शुद्ध मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। यानी नगद निधि जब कोई बैंक ओपन करते हैं यानी खोलते हैं तो उसको सबसे पहले केंद्रीय बैंक के पास कुछ पैसे जमा करना पड़ता है, उसी के हम लोग बोलते हैं नगद निधि अनुपात। ठीक। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? सरकारी बजट एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो सरकार के वित्तीय नीतियों की व्याख्या करने के लिए तथा उनके अनुसार वित्तीय नीतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्ति ये प्राप्तियां सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमति प्राप्तियां हैं। और आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ एक ही सेंटेंस में इसका उत्तर देना है, यानी एक ही सेंटेंस में सबका उत्तर देना है, बड़ा नहीं देना है बिल्कुल। जैसे आप लोग बहुत जगह जगह देख के बड़ा बड़ा छोटा का आंसर दे देते हैं, उससे ज़्यादा नंबर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, झूठों टाइम पास होगा। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समग्र मांग क्या है? समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग से है। एकदम छोटा छोटा पॉइंट लिखिए, एक सेंटेंस में बोला गया है। ठीक। अब लिखेंगे हम लोग व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन से तात्पर्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात में अंतर से है। यानी व्यापार संतुलन जब हम लोग किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं और फिर वापस बेचते हैं तो उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक। अब तीसरा सेट आ जाइए। तीसरा सेट में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? तो एडम स्मिथ को। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय मापने का 3 विधि देखते हैं, चलिए कौन कौन है। एक उत्पादक विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है? भरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। यह चक्रीय प्रवाह के आकार को बढ़ा देता है। तो चक्रीय प्रवाह आकार को ये बढ़ा देता है, इसे आय के चक्रीय प्रवाह कहते हैं। मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा इससे अभिप्राय है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखे की इकाई के रूप में सामान्य स्वीकृत किया जाता है। यानी मुद्रा जो है वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। हम लोग मुद्रा देके कोई चीज़ खरीदते हैं, इसलिए वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। मुद्रा की परिभाषा दे दीजिएगा। ठीक। अब स्वायत्त उपभोग को परिभाषित करें। स्वायत्त उपभोग, इसे उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब आय शून्य हो, यानी जब आपके पास पैसे नहीं हो तो ऐसा वस्तु खरीदते हैं जैसे यानी जो आवश्यकताएं होती है वही वस्तु खरीदते हैं। ठीक। अब लिखेंगे पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं। पूंजीगत प्राप्ति या प्राप्ति है तो दायित्व को उत्पन्न करती है अथवा संपत्तियों में कमी करती है। यानी पूंजीगत जो है दायित्व का उत्पन्न करता है, इसमें समाप्ति प्राप्त करना। अब लिखें आयात की संकल्पना को स्पष्ट करें। यानी आयात विदेशी उत्पाद की खरीद और उन्हें अपने देश में लाना है। यानी आयात जो है जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ खरीद के अपने देश में मिला लेते हैं, यानी जब हमें कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम दूसरे देश से खरीदते हैं और उसे हम लोग अपने देश में शामिल कर लेते हैं, तो इसे आयात कहते हैं। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।